वीडियो के शुरुआत में हमें एक सुनसान गली का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक आदमी को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो आदमी होश में आता है तो वो घबराया हुआ होता है और वो एक दीवार का सहारा लेते हुए कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर? मैं तो एक्सप्लोजन के दौरान मारा गया था, पर मैं जिंदा कैसे हो सकता हूँ? ओह, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आखिर मैं कहाँ पर हूँ? मेरा नाम जिनू क्वान है और मैं एक स्पेशल फोर्स का आदमी हूँ। फिर वो आदमी अपने मन में सोचते हुए कहता है, मिशन के दौरान मेरी स्क्वाड कॉर्नर्ड हो गई थी। हमें ऑर्गेनाइजेशन ने बीट्रे किया और हमें लिविंग कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज किया गया एक्सप्लोजन को गाइड करने के लिए। और वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मैं और मेरी स्क्वाड के सारे मेंबर्स मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर वो एक दीवार का सहारा लेते हुए आगे जा रहा होता है और कहता है, नहीं, दर्द और बढ़ रहा है, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मैं छुप सकूं। फिर वो एक घर को देखता है और कहता है, लगता है कोई इस वक्त जाग रहा है क्योंकि घर के अंदर लाइट जल रही है। फिर वो उस घर की तरफ जाता है और उसका दरवाजा खोलते हुए कहता है, कोई है घर के अंदर? तभी वो घर के अंदर एक आदमी को देखता है और कहता है, मेरी बात सुनो। तभी वो आदमी उसकी तरफ मुड़कर कहता है, क्या? और उसका सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि घर के बेसमेंट के नीचे से आवाज आ रही होती है, ब्रदर ब्रदर। तभी वो आदमी कहता है, कोई यहाँ पर है। तभी वो आदमी नीचे झुककर उस बॉक्स को उठाता है और कहता है, आखिर ये चीज है क्या? और वहाँ कुछ नकाब पहने हुए लोग आते हैं और कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, बरसात के मौसम ने कुछ चूहों को बाहर निकाल दिया है थोड़ी चोरी करने के लिए। तभी वो लोग किसी तरह के जादू से अपने हाथ में अपनी छड़ी बुलाते हैं और कहते हैं, उसने हमें देख लिया है, कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ सकते, वो चीज हमें उसे हासिल करना होगा। और वो मास्क वाले बंदे हमारे एमसी के पीछे भाग रहे होते हैं और कहते हैं, चलो इसे भी मार देते हैं। एमसी कहता है, दम्मित, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ, क्या ग्रिम रीपर फिर से मेरे लिए आ रहा है? हमारा एमसी वहाँ से भागने लगता है और ये देखकर वो नकाब वाला आदमी कहता है, वो भाग रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ अचानक एक ब्लास्ट होता है और हमारा एमसी भाग ही रहा होता है। फिर हमारा एमसी टनल के पास आता है और कहता है, हेल्प मी, वरना मैं ये बॉक्स फेंक दूंगा। और फिर कोई आदमी उस टनल का ढक्कन हटाता है और हमारा एमसी उसके अंदर जाता है और कहता है, थैंक्स। जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक लड़की भी लैंड करती है और हमारे एमसी के सिर पर गन पॉइंट कर देती है और वो कहती है, तुम कौन हो? तुम किस गुट से हो? और तुमने मेरे भाई को क्यों रोका? और एमसी कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मैं तो बस बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। फिर वो लड़की गन हटाते हुए एमसी से कहती है, आखिर वो आइटम कहाँ है? वो मेरे हवाले कर दो। और एमसी कहता है, वो मेरे कोट में है। और फिर वो अपने कोट में हाथ डालता है और वो उस आइटम को निकालकर लड़की के हाथ में दे देता है। लड़की उस आइटम को पकड़ते हुए कहती है, ब्रदर, और रोने लगती है। फिर वो रोते रोते कहती है, भाई, तुम इतने मूर्ख क्यों थे? मेरे लिए अपनी जान एक निशानी के लिए दे दी, तुम्हारे बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं? बाहर तो एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान इंसान का दुश्मन है। फिर अपने मन में एमसी कहता है, हाय, पुनर्जन्म के बाद मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी आंखें फिर से देखूंगा। फिर एमसी अपने मन में कहता है, ये तो निराशा भरी नजर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जंग के शरणार्थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया था और अपने घरों से बेघर कर दिए गए थे। फिर हम उन रेफ्यूजीज को देखते हैं जिनकी हालत एक मरे हुए इंसान जैसी होती है। कुछ आर्मी वाले उन शरणार्थियों को कैंप से बाहर निकाल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में हमारा एमसी कह रहा होता है, या वे औरतें जो अपने परिवार खोकर काल कोठरियों से बाहर आई, जिन्हें सपोजिडली बचा लिया गया था। ऐसी आंखों वाली औरतों को अपने बचाव में कोई खुशी महसूस नहीं होती। हमारा एमसी कहता है, उन्होंने अपना देश खो दिया, अपना घर खो दिया, और वे सब लोग भी जिन्हें वो अपना सहारा मानते थे, अगर वे एक नरक से निकल भी जाए तो बस दूसरे नरक में गिरेंगे और दुख झेलते रहेंगे। हमारा एमसी उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डर मत बच्ची, तुम मुझे एक मर्सनरी समझ सकती हो, तुम्हारे भाई ने मुझे नियुक्त किया था, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो करता। फिर वो लड़की कहती है, तुम शायद एक अच्छी पर्सन हो, लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे। हमारा एमसी पूछता है, क्यों? लड़की कहती है, तुम बहुत देर तक डार्क रेन में रहे, ये डेगमेंस सिटी है, डार्क रेन एसिड रेन से अलग होती है, सूखने के बाद ये एक मजबूत एसिड बन जाती है। लड़की कहती है, तुम जैसे व्यक्ति के लिए जो पूरी तरह डार्क रेन में भीग चुका है, इसका सिर्फ एक ही अंत है, मौत।
एमसी सोचता है कोई आश्चर्य नहीं कि मैं दिन ब दिन और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है तुम कहाँ से आए हो, ये जगह ठीक ठीक कहाँ है, और वो स्कल मास्क वाले लोग कौन थे। और वो लड़की कहती है मैं तीसरे डेगमेंस सिटी से हूँ, हम अभी अभी लोअर डिस्ट्रिक्ट में थे। वे लोअर डिस्ट्रिक्ट के एनफोर्सर्स हैं और ये मैजिक इस्तेमाल करने वाले प्रोफेशनल्स भी हैं। फिर एमसी कहता है मेज प्रोफेशनल्स, तो ये कौन सा साल है, इस देश का नाम क्या है। और वो लड़की कहती है इस साल का नाम स्टारफॉल 1000 है। जहाँ तक देश की बात है मुझे लगता है कि हम फ्लाइंग ईगल एम्पायर में हैं। और एमसी कहता है स्टारफॉल 1000 दी फ्लाइंग ईगल एम्पायर, मैंने कभी इस दुनिया के बारे में नहीं सुना, लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। और एमसी उस लड़की से पूछता है तुम प्रोफेशनल से इतनी डरती हो, तुम कैसे एक बनती हो, क्या इसके लिए कोई परीक्षा है। और वो लड़की कहती है नहीं, वो लड़की कहती है जितना तुम्हारे पास एक एम्ब्लेम है कोई भी कॉम्बैट, सपोर्ट या स्पेशल टाइप क्लास को जागृत कर सकता है। और वो लड़की जब वो बॉक्स खोलती है कहती है मेरा भाई, उसने ये एम्ब्लेम चुराया ताकि मैं जागृत हो सकूं और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला है। लड़की रोते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे इसे लेने के लिए जाने नहीं देना चाहिए था। तभी हमारा एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम्हारा कोई और परिवार है। और वो लड़की कहती है नहीं, मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर वह कहती है मेरा भाई मर चुका है, अगर मैं इस एम्ब्लेम के साथ एक प्रोफेशनल नहीं बन पाई तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। और एमसी कहता है हम दोनों ही दुर्भाग्यशाली आत्माएं हैं। और एमसी उस लड़की से कहता है अगर मैं इससे बच पाऊं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है। हमारा एमसी कहता है कोई ऊपर से आ रहा है। तभी वो लड़की उस बॉक्स में से टोकन निकालती है और कहती है हाय, तुम्हें अभी जागृत होना पड़ेगा वरना हम दोनों मर जाएंगे। तभी वो लड़की उस टोकन को अपने माथे से लगाती है लेकिन टोकन नीचे गिर जाता है। वो लड़की कहती है क्या इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या हुआ। और वो लड़की कहती है एम्ब्लम रिजेक्शन केवल 2 कारणों से होती है, एक है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरा ये कि मेरे पास प्रोफेशनल बनने की एप्टीट्यूड ही नहीं है। लड़की कहती है मैं सबसे बड़ी बेकार हूँ। फिर वह कहती है वो चीज जिसके लिए मेरे भाई ने अपनी जान दी मेरे हाथों में बेकार हो गई है। तभी वो नकाब पहने हुए लोग छत तोड़कर नीचे आ जाते हैं। वे कहते हैं ये छोटे चूहे दौड़ना क्यों रोक गए, इन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो और उन्हें मार दो और उनसे एम्ब्लम वापस ले लो। और वो लड़की परेशान होते हुए हमारे एमसी की तरफ देखती है। उस एम्ब्लम को उठाते हुए वो हमारे एमसी की तरफ दौड़ती है और उसे उसके माथे पर लगा देती है। हम देखते हैं कि वो एम्ब्लम हमारे एमसी को एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के चारों तरफ एंशिएंट वर्ड्स घूमने लगते हैं जिससे बहुत ही खतरनाक ऑरा फैलने लगता है। वे सभी वर्ड्स हमारे एमसी के माथे में जाने लगते हैं। तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम मेन्यू एक्टिवेट होती है और वहाँ ये कहती है डेंग क्लास चेंज सक्सेसफुल। हमारे एमसी के हाथ में एक वेपन आ जाता है और हम उसके स्टेटस विंडो को देखते हैं। नेम जिनक्वान, ओ क्लास डीमन स्वर्ड्समैन, ओ लेवल ओ टियर ओ, एक्सक्लूसिव स्किल्स डीमोनिक स्वर्ड्समैनशिप, सभी प्रकार की तलवारों में महारत, डार्क इनसाइट दुर्भावनापूर्ण इरादों को महसूस करना, डीमोनिक कॉन्स्टिट्यूशन उच्च जीवन शक्ति, ट्रू सोल टैलेंट्स, एक नेदर फ्लेम गू स्टैचू एसएसएस रैंक, 2 टैलेंट डोमेन अ लेवल अननोन। और फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो एकदम बैडएस और कूल लग रहा होता है। तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम विंडो प्रकट होती है और वह कहता है तो यही तरीका है जिससे ये दुनिया काम करती है, यहाँ तक कि एक पैनल भी है। फिर वो लड़की हमारे एमसी से कहती है तुम्हारे लिए ये एम्ब्लम बिल्कुल सही है, तुम एक एक्सपर्ट में बदल चुके हो। तभी स्कल मास्क वाले लोग कहते हैं तुमने बिना अनुमति के एम्ब्लम का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस लड़की के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उनके सामने खड़ा हो जाता है। और तभी वो ग्रिम रीपर उस लड़की पर अटैक करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें मौत का मजा चखाऊंगा। और जैसे ही अटैक लड़की को लगने वाला होता है हमारा एमसी बीच में आ जाता है और उनके अटैक को नलिफाई कर देता है। और ये देखकर वो ग्रिम रीपर भी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये करना इम्पॉसिबल है। तभी हमारा एमसी उनकी तरफ बढ़ता है और अटैक करते हुए कहता है तुम सब मर जाओ भेंचोद। और वो ग्रिम रीपर उस अटैक को रोकते हुए कहते हैं इस आदमी ने पहले ही एम्ब्लम की शक्ति को अब्सॉर्ब कर लिया है, उसे रोको। और हमारा एमसी उनसे कहता है तुम अपनी ताकत को ज्यादा आका रहे हो। और फिर हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है और वह अटैक जाकर दोनों को लगती है। इससे वे चीखने लगते हैं
और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं और वह कहती है, इतना ताकतवर, उसने अभी अभी एम्ब्लेम को अब्सॉर्ब किया है, वो पहले से ही इतना शक्तिशाली कैसे है। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो उन पर अटैक करके जमीन पर आ जाता है और वह कहता है, एम्ब्लेम की शक्ति अद्भुत है, मेरा घायल शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। फिर हम उन दोनों ग्रिम रीपर को देखते हैं और वे कहते हैं, हम वास्तव में एक नए जागृत हुए रुकी से हार गए, अब हम वापस रिपोर्ट नहीं कर सकते। और फिर हमारा एमसी उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब भी वापस रिपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो? तभी हमारा एमसी उन पर अटैक करते हुए कहता है, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, तुम सब यहीं मरोगे। और यह अटैक उन दोनों पर जाकर उन्हें मार देता है। तभी वो लड़की कहती है, एनफोर्सर्स को तुमने मारा है, कोई न कोई सच जानना ही चाहिए, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और हमारा एमसी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ऊंचा है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तभी वो लड़की अपने हाथ में एक बम लेकर हमारे एमसी से कहती है, मैं यहाँ पहले भी छिप चुकी हूँ, मेरे पीछे आओ। तभी वो लड़की एक दीवार पर बम लगाती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक रास्ता बन जाता है। हमारा एमसी कहता है, ये काम हो गया। वो लड़की कहती है, यहाँ से आगे चलो क्योंकि आगे सीढ़ियाँ है। 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जब वे बाहर आ जाते हैं। वो लड़की कहती है, ये मेरी जगह है। फिर वो लड़की हमारे एमसी से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे उस घर के अंदर आ जाते हैं और वो लड़की कहती है, ये जगह थोड़ी अस्त व्यस्त है लेकिन यहाँ रहना संभव है, मैं थोड़ी सफाई कर लूंगी, बैठ जाओ। फिर हमारा एमसी कहता है, ये दुकान अकेले ही चलाना आसान नहीं होगा। फिर वो लड़की किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, पहले हम 2 थे, अब केवल मैं ही हूँ। और वो रोने लगती है। ये देखकर एमसी कहता है, माफ करना, मेरा मतलब तुम्हारे भाई को याद दिलाने का नहीं था। फिर वह लड़की अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इट्स ओके। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, अभी तक तुमने दुकान क्यों खुली रखी है? और वे दोनों भी उसकी तरफ देखते हैं और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो वास्तव में एक वॉरलॉर्ड है। तभी वो वॉरलॉर्ड उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें उस सौदे के बारे में बताया जो उसने मेरे साथ किया था? तभी वो लड़की कहती है, कौन सा सौदा? और वॉरलॉर्ड कहता है, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वो अपने आदमी से कहता है, जाओ इस लड़की को पकड़ो। और उसके आदमी कहते हैं, यस सर। तभी वो लड़की कहती है, लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। इतने में हम देखते हैं कि हमारा एमसी वॉरलॉर्ड के पीछे आ जाता है और कहता है, रुको। वॉरलॉर्ड कहता है, बच्चे तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरी चीजों में दखल देने का पर्याप्त साहस है। और हमारा एमसी वॉरलॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें उसे लेने का क्या अधिकार है? और वो वॉरलॉर्ड कहता है, कौन सा अधिकार? वॉरलॉर्ड का अधिकार। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी प्रोफेशन इनसाइड अच्छे और बुरे को महसूस कर सकती है। वह बाहरी रूप से भयंकर लगता है लेकिन उसके पास कोई सच्चा दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। डेगमन सिटी में गुड पर्सन शब्द एक रैरिटी है। क्या लिन हो ने तुम्हें मेरे लिए कुछ खास आखिरी शब्द दिए थे? और एमसी कहता है, वॉरलॉर्ड, उसकी कीमत क्या है? अच्छा, लगता है लिन हो ने सोचा था कि तुम पिट नो 1 से वापस आ सकते हो। पिट नो 1 वो किस तरह की जगह है? ये एक खदान की पिट है। ये वहाँ कीड़ाम कोड़े से भरी हुई है जो रेत को निगलते हैं। वहाँ जाओ, जो मैं चाहता हूँ उसे ले आओ और उसे जिंदा वापस लाओ। और वॉरलॉर्ड कहता है, तो फिर मैं तुम्हें इस लड़की को वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये चेक करने दो कि तुम काबिल हो भी या नहीं। और वो उस पर अपना अटैक कर देता है।